नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बिहार दुर्गा के प्रीवियस ईयर सवालों को। ठीक है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप बिहार दुर्गा की तैयारी करें तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल से। दोस्तों आज का जो सबसे पहला सवाल आपके सामने है, सबसे पहला सवाल है दोस्तों कि सुनहरा चावल किस रोग के बचाव में सहायक होता है। याद रखिएगा कि सुनहरा चावल जो है ये ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, जीरोपथैलेमिया। याद रखिएगा जीरोपथैलेमिया रोग से बचाव में सहायक होता है दोस्तों कौन? सुनहरा चावल। ठीक है, सुनहरा चावल जो है ये जीरोपथैलेमिया रोग के बचाव में सहायक होता है। आइए इसका डिस्कशन देखते हैं। देखिए दोस्तों, सुनहरा चावल याद रखिएगा जिसको हम लोग गोल्डन राइस बोलते हैं इंग्लिश में। सुनहरा चावल जेनेटिक इंजीनियरिंग से उत्पादित चावल की एक प्रजाति है जो कि बीटा कैरोटीन यानी कि विटामिन ए का पूर्ववर्ती बीटा कैरोटीन से क्या होता है, युक्त होता है। इसे खाने से विटामिन ए की कमी से होने वाले रोगों यथा यानी रतौंधी, अंधता, जीरोपथैलेमिया आदि के निवारण और बचाव में सहायक होता है दोस्तों। याद रखिएगा, देखिए विटामिन ए की कमी से ठीक है होने वाले रोगों को जैसे कि रतौंधी, अंधता, जीरोपथैलेमिया आदि के निवारण और बचाव में सहायता होता है कौन दोस्तों? सुनहरा चावल। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों सेकंड नंबर सवाल। देखिए सेकंड नंबर सवाल आपके सामने है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है दोस्तों? याद रखिएगा ये ओजोन परत का संरक्षण। याद रखिएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये ओजोन परत का संरक्षण से संबंधित है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। आइए इसका डिस्कशन देखते हैं। देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के संरक्षण हेतु सितंबर 1987 में हस्ताक्षरित एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसके तहत क्लोरोफ्लोरोकार्बन एवं अन्य ओजोन क्षयकारी पदार्थों का उत्पादन चरणबद्ध रूप से बंद करने का निर्णय लिया गया है। यह संधि 1 जनवरी 1989 से प्रभावी हुई है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 3 नंबर सवाल। देखिए 3 नंबर सवाल आपके सामने है कि टाइफाइड यानी कि मियादी बुखार फैलता है। याद रखिएगा टाइफाइड फैलता है दोस्तों, याद रखिएगा पानी एवं खाद्य पदार्थ से। ठीक है, पानी एवं खाद्य पदार्थ से टाइफाइड फैलता है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम इसका डिस्कशन देखेंगे यहाँ देखिएगा कि टाइफाइड यानी कि मियादी बुखार जिसको बोलते हैं टाइफाइड रोग दूषित पानी या दूषित भोजन का सेवन करने के कारण होता है दोस्तों। यह एक जीवाणु जनित रोग है जिसका कारण सैल्मोनेला टाइफी जीवाणु है दोस्तों। क्या है? सैल्मोनेला टाइफी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 4 नंबर सवाल। देखिए यहाँ पे 4 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से स्वच्छ जल की मछलियां कौन कौन सी है? ठीक है, कौन सी है दोस्तों? याद रखिएगा अगर हम बात करेंगे तो देखिए दोस्तों रोहू, कतला, इलेक्ट्रिक रे या फिर कुत्ता मछली। यहाँ ऑप्शन अगर हम बात करेंगे तो देखिए दोस्तों एक रेहू हो जाएगा। ठीक है, रेहू और कतला यानी यह कौन मछली है दोस्तों? ये स्वच्छ जल की मछलियाँ। याद रखिएगा क्या पूछ रहा है कि स्वच्छ जल की मछली कौन कौन सी है? तो रोहू और कतला जो है ये स्वच्छ जल की मछलियाँ हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला इसका डिस्कशन देखेंगे। देखिए दोस्तों इसका डिस्कशन है कि प्रश्नगत विकल्पों में ठीक है रोहू और कतला स्वच्छ जल की मछलियां हैं, जबकि इलेक्ट्रिक रे और कुत्ता मछली समुद्र पानी में पाई जाती है, यानी कि खारे पानी में पाई जाती है दोस्तों। कौन? तो इलेक्ट्रिक रे मछली और एक कुत्ता मछली। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। 5 नंबर सवाल है कि वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। याद रखिएगा ये देहरादून में स्थित है। ठीक है, क्या दोस्तों कि वन अनुसंधान संस्थान स्थित है देहरादून में। ठीक है, चलिए इसका डिस्कशन देखेंगे। देखिए दोस्तों भारत का वन अनुसंधान संस्थान यानी कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून यानी कि उत्तराखंड में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1906 में की गई थी। कब की गई थी? भारत वन अनुसंधान संस्थान का जो स्थापना है ये कब किया गया था? 1906 में किया गया था। ठीक है दोस्तों, अगला है दोस्तों 6 नंबर सवाल। निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में स्थित है? अन्नपूर्णा हो गया दोस्तों, कालू हो गया, कामेट हो गया, नामचा बर्मा। याद रखिएगा दोस्तों कामेट। ठीक है, कामेट जो है दोस्तों ये कहाँ स्थित है? ये भारत में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? भारत में। इसका डिस्कशन देखते हैं। देखिए दोस्तों प्रश्नगत विकल्पों में दी गई हिमालय की पर्वत चोटियों में से कामेत भारत के उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में अवस्थित है दोस्तों। अन्नपूर्णा जो दोस्तों ये नेपाल में स्थित है। मकालू नेपाल तिब्बत सीमा पर स्थित है दोस्तों। और नामचा बर्मा चोटी जो है ये तिब्बती हिमालय में है। कहाँ स्थित है दोस्तों? तिब्बती हिमालय में स्थित है। ठीक है, तो मकालू कामेट जो है दोस्तों ये भारत में स्थित है, बाकी अन्नपूर्णा नेपाल में स्थित है, मकालू भी नेपाल तिब्बत सीमा पर स्थित है और नामचा बर्मा चोटी तिब्बत हिमालय पर्वत पे स्थित है दोस्तों। ठीक है, अगला दोस्तों आपके 7 नंबर सवाल। देखिए 7 नंबर सवाल है कि जापान के योकोहामा शहर में वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों का सम्मेलन जिस संदर्भ में किया गया हुआ है दोस्तों, क्या है? तो प्राकृतिक आपदा नियंत्रण। याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा प्राकृतिक आपदा नियंत्रण। ठीक है, अगर आइए दोस्तों इसका डिस्कशन देखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा कि वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में जापान के
योकोहामा में प्राकृतिक आपदाओं में कमी लाने पर संयुक्त राष्ट्र विश्व सम्मेलन यानी कि यूएन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन का आयोजन किया गया। इस श्रृंखला का दूसरा विश्व सम्मेलन वर्ष 2005 में कोबे, जो कहाँ पड़ता है दोस्तों, जापान में पड़ता है, कोबे में, तथा तीसरा वर्ष 2015 में सेंडाई, ये भी जापान में पड़ता है, आयोजित किया गया दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देते हैं अगला दोस्तों 8 नंबर सवाल। 8 नंबर सवाल दोस्तों आपके सामने कि भारत वर्ष का नून माटी तेल शोधक कारखाना स्थित है, ये स्थित है दोस्तों असम में। याद रखिएगा कि भारत वर्ष का नून माटी तेल शोधक कारखाना स्थित है, ये असम में स्थित है। ठीक है, चलिए इसका डिस्कशन देखेंगे तो यहाँ पे समझिएगा। देखिए दोस्तों, नून माटी, ठीक है, तेल शोधक कारखाना गुवाहाटी असम में स्थित है। इसकी स्थापना इंडियन ऑयल द्वारा वर्ष 1962 में की गई थी दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 9 नंबर सवाल। देखिए दोस्तों 9 नंबर सवाल आपके सामने है कि गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखा था दोस्तों। याद रखिएगा ये अकबर के कहने पर। ठीक है, याद रखिएगा कि गुलबदन बेगम कौन दोस्तों, ये हुमायूं की बहन है गुलबदन बेगम। ठीक है, तो अकबर के कहने पर हुमायूंनामा लिखा था किसने, गुलबदन बेगम ने। अकबर के कहने पर हुमायूंनामा लिखे थे गुलबदन बेगम। ठीक है, देखिए दोस्तों आइए इसका डिस्कशन देखेंगे। यहाँ पे समझिएगा कि गुलबदन बेगम मुगल शासक बाबर की पुत्री और हुमायूं की बहन थी, जिसने हुमायूंनामा अपने भतीजे अकबर के अनुरोध पर लिखा था। इसमें बाबर काल के संक्षिप्त विवरण के साथ हुमायूं के काल का विस्तृत विवरण होता है दोस्तों। ठीक है, तो हुमायूंनामा किसने लिखा था, हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने लिखा था। किसके कहने पर, तो अकबर के कहने पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 10 नंबर कि सीरी शहर और सीरी के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। याद रखिएगा करवाया था अलाउद्दीन खिलजी। याद रखिएगा दोस्तों कि सीरी शहर और सीरी के दुर्ग का जो निर्माण है ये किसने करवाया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आइए इसका डिस्कशन देखते हैं। तो दिल्ली स्थित, ठीक है, दिल्ली स्थित सीरी शहर और सीरी का दुर्ग मंगोलों से सुरक्षा हेतु खिलजी वंश के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में बनवाया था दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देते हैं अगला 11 नंबर सवाल। देखिए दोस्तों 11 नंबर सवाल है कि अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहाँ का शासक था दोस्तों, कौन था, उदय सिंह। याद रखिएगा कि अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था, उदय सिंह था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अकबर का जन्म कब हुआ था, 1542 में अमरकोट में हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं कि अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहाँ का जो शासक राणा उदय सिंह था, इस युद्ध में मुगल सेना ने चित्तौड़गढ़ पर अंततः 1568 ईस्वी में कब्जा कर लिया था तथा राजपूत सेनानी जयमल और फतेह सिंह बिरगति को प्राप्त हुए थे दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 12 नंबर सवाल है कि शेर शाह का मकबरा स्थित है। याद रखिएगा ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि सासाराम में स्थित है। ठीक है, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है, सासाराम में शेर शाह का मकबरा स्थित है दोस्तों। ठीक है, इसका डिस्कशन देखेंगे। देखिए यहाँ पे शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम में स्थित है। शेरशाह की कालीजंग के किले पर चढ़ाई के दौरान बारूद विस्फोट से 1545 में मृत्यु हो गई थी। किसकी, तो शेरशाह सूरी की दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों 13 नंबर सवाल आपके सामने है कि कथा सरित सागर के लेखक कौन है दोस्तों। ऑप्शन है शिवेंद्र, सोमदेव। आइए दोस्तों और ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, विशाख दत्त या फिर धनपाल। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे समझिएगा ऑप्शन सवाल क्या था दोस्तों, फिर से देखते हैं कि कथा सरित सागर के लेखक कौन है दोस्तों। याद रखिएगा ये सोमदेव है। कौन है दोस्तों, सोमदेव जो है दोस्तों ये कथा सरित सागर के लेखक हैं। ठीक है, इसका डिस्कशन हम लोग देखेंगे यहाँ पे। आइए देखते हैं डिस्कशन। देखिए दोस्तों बात करेंगे कथा सरित सागर। ठीक है, कथा सरित सागर की रचना 11वीं सदी शताब्दी में सोमदेव ने संस्कृत भाषा में की थी। वे कश्मीर के शासक अनंत के समकालीन शैव ब्राह्मण थे दोस्तों। ठीक है, अगला है दोस्तों 14 नंबर कि गुप्त कालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोल शास्त्री कौन था। कौन था दोस्तों, तो ये था दोस्तों आर्यभट्ट। याद रखिएगा आर्यभट्ट क्या था दोस्तों, गणितज्ञ था और खगोल शास्त्री भी था। जीरो का आविष्कार किसने किया था, आर्यभट्ट ने ही किया था। ठीक है, चलिए इसका डिस्कशन देखेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा कि गुप्त कालीन प्रथम गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री आर्यभट्ट थे। इन्होंने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है। किसने कहा था, तो आर्यभट्ट ने ही कहा था। अगला है 15 नंबर कि निम्न में से कौन जैनों के 23वें तीर्थंकर थे दोस्तों। याद रखिएगा ये पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ जो थे ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। ये आपको ध्यान रखना है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर एवं वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो महावीर स्वामी। इनका जन्म हुआ था कब दोस्तों,
568 ईसा पूर्व में, याद रखिएगा 568 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है दोस्तों 568 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। अगर हम बात करते हैं कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे दोस्तों, तो ऋषभ पार्श्वनाथ थे। प्रथम तीर्थंकर कौन थे, ऋषभ देव। 24वें कौन थे दोस्तों, महावीर स्वामी। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जो जन्म हुआ था वैशाली के कुंडम ग्राम में हुआ था दोस्तों। इस बार इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, पावापुरी में हुई थी महावीर की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, महावीर के बचपन का क्या नाम था दोस्तों, तो वर्धमान। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, वे काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। ऋषभ देव जैन धर्म के पहले, नेमिनाथ 22वें तथा महावीर स्वामी जो थे दोस्तों ये 24वें तीर्थंकर थे। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 16 नंबर सवाल। देखिए दोस्तों 16 नंबर सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा व पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया दोस्तों, किसने किया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। याद रखिएगा कि किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा व पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किए थे। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि 1875 ईस्वी में आर्य समाज का स्थापना किए थे। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। राजा राम मोहन राय ने ब्राह्मण समाज का स्थापना किया था 1828 ईस्वी में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। राजा राम मोहन राय को राजा उपाधि किसने दिया था, तो अकबर द्वितीय ने दिया था। ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। स्वामी विवेकानंद ने क्या किया था दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर ही 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है दोस्तों, और 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और स्वामी विवेकानंद ने आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि रामकृष्ण मिशन का स्थापना किसने किया था, ठीक है। रामकृष्ण मिशन का स्थापना किया था दोस्तों 1897 में। कब किए थे, स्वामी विवेकानंद ने किए थे। कब किए थे, 1897 में रामकृष्ण मिशन का स्थापना स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना किए थे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसका डिस्कशन देखेंगे, यहाँ पे समझिएगा कि आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। उन्होंने अपना प्रख्यात ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश हिंदी भाषा में लिखा था दोस्तों, ठीक है। चलिए इसका नेक्स्ट देते हैं अगला दोस्तों 17 नंबर सवाल। 17 नंबर सवाल है कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी दोस्तों, ये थी सरोजिनी नायडू। याद रखिएगा सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल भी थी दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश की बनी थी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कस्तूरबा गांधी कौन दोस्तों, महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी। तो अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी दोस्तों, सरोजिनी नायडू, ठीक है। यहाँ पे पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जो 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता भी किया थी। आपको ध्यान रखना है कि 1925 में जो अधिवेशन हुआ था कानपुर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किसने किए थे, तो सरोजिनी नायडू ने ही किए थे। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए इसका डिस्कशन देखेंगे तो यहाँ पे समझिएगा कि अखिल भारतीय, ठीक है, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। वे वर्ष 1925 में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में अध्यक्ष चुनी गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष आइरिस एनी बेसेंट 1917 कलकत्ता अधिवेशन की हुए थे दोस्तों। कब हुए थे, कलकत्ता अधिवेशन 1917 में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसका अगला सवाल देखेंगे। अगला दोस्तों 18 नंबर सवाल। 18 नंबर सवाल आपके सामने है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि क्यों लौटा दिया दोस्तों। याद रखिएगा, आपको ध्यान रखना है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी। और महात्मा गांधी ने कौन सा उपाधि लौटाया था दोस्तों, तो याद रखिएगा महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दिया था जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दिया था। जन गण मन के रचयिता कौन है दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर। आपको ध्यान रखना है। और राष्ट्रीय गीत के बंकिम चंद्र चटर्जी। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अमृतसर पंजाब में हुआ था दोस्तों, जिसमें जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। और उधम सिंह ने 1940 में, याद रखिएगा, उधम सिंह 1940 में लंदन जाकर जनरल डायर को गोली मारा था। यह भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। असहयोग आंदोलन स्टार्ट कब हुआ था, 1920 में। समाप्त कब हुआ था, 1922 में। असहयोग आंदोलन शुरू किसने किया था, महात्मा गांधी ने शुरू किए थे, ठीक है। और असहयोग आंदोलन जो स्थगित किया गया था किसके द्वारा किया गया था, तो महात्मा गांधी द्वारा किया गया था, क्योंकि चोरी घटना हुआ था 22 फरवरी 1922 को, जिसमें 22 लोग मारे गए थे, ठीक है। ये भी आप थोड़ा ध्यान रखना है। इसका डिस्कशन देखेंगे तो यहाँ पे समझिएगा कि अमृतसर के जालियांवाला बाग में जनरल डायर द्वारा कराए गए भीषण नरसंहार 13 अप्रैल 1919 के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई नाइटहुड या सर की उपाधि को लौटा दिया था, तथा शंकरा नारायण ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था दोस्तों, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है दोस्तों 19 नंबर सवाल है
कि 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने थे दोस्तों, याद रखिएगा 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने, याद रखिएगा कितने, 6 प्रांतों में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने, तो 6। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला बोलो इसका डिस्कशन देखें, यहाँ पे समझिएगा 1937 में प्रांतीय चुनावों में कुल 11 में से 5 प्रांत जैसे मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ, जबकि बम्बई प्रांत में से लगभग बहुमत मिला। ठीक है, इन 6 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी, जबकि पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में भी कांग्रेस सत्तारूढ़ गठबंधन सरकारों के मंत्रिमंडल में शामिल हुई। जो गठबंधन मंत्रिमंडल था प्रश्नानुसार कांग्रेस मंत्रिमंडल 6 प्रांतों में बना था दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अगला है दोस्तों 20 नंबर सवाल। 20 नंबर सवाल है कि भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, याद रखिएगा 1906 में हुआ था। ठीक है, 1885 में 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ दोस्तों, जिसके संस्थापक कौन थे, A.O. हुम थे, ये आपको ध्यान रखना है। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी को बनाया गया था। ठीक है, और प्रथम अध्यक्ष भूमेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया था दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था दोस्तों, जिसके अध्यक्षता राज बिहारी घोष ने किए थे, और सूरत अधिवेशन में ही नरम दल और गरम दल अलग अलग हो गए थे दोस्तों। ठीक है, 2 भागों में बांट गया था कांग्रेस, नरम दल और गरम दल। और 1916 में लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किए थे, उसमें जाके एक हो गया था नरम दल और गरम दल। 1905 में कौन सा हुआ था दोस्तों, बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बंगाल विभाजन किसके काल में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के शासन काल में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 को, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए इसका अगला हम लोग देखेंगे कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना दिसंबर 1906 में ढाका में नवाब समीउल्लाह एवं आगा खां आदि के द्वारा की गई थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि 1906 में किया गया था भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 21 नंबर सवाल। 21 नंबर सवाल आपके सामने है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, याद रखिएगा आपको महादेव गोविंद रनाडे। ठीक है, महादेव गोविंद रनाडे जो थे ये प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। ज्योतिराव फुले द्वारा किसके सत्य शोधक समाज की स्थापना किससे किया गया था दोस्तों, तो ज्योतिराव फुले के द्वारा किया गया था। ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में किया गया था दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने ब्राह्मण समाज की स्थापना किए थे। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था, अकबर द्वितीय ने दिया था। ठीक है, चलिए इसका डिस्कशन देखेंगे हम लोग। यहाँ पे समझिएगा केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से 1867 ईस्वी में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडु द्वारा की गई थी। महादेव गोविंद रनाडे 1869 ईस्वी में प्रार्थना समाज के सदस्य बने, तथापि प्रश्नगत विकल्पों के आधार पर इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए माना जा सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला दोस्तों 22 नंबर सवाल, यहाँ पे देखिए 22 नंबर सवाल आपके सामने है कि गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख और किस वर्ष है दोस्तों, याद रखिएगा। देखिए गांधी जी दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था और 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हो गया था। ये आपको ध्यान रखना है कि 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हो गया था दांडी यात्रा। ठीक है, अगर हम लोग इसका डिस्कशन देखेंगे तो यहाँ पे समझिएगा कि महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपने चुने हुए अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम अहमदाबाद से अपना ऐतिहासिक दांडी मार्च प्रारंभ किया था। ठीक है, तथा 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दांडी नामक स्थान पर सांकेतिक रूप से नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। टोटल कितना दिन तक हुआ था दोस्तों, 24 दिन तक चले थे। कितने अनुयायियों के साथ शुरू हुआ था, 78, और कितना किलोमीटर, 385 किलोमीटर चलकर इस नमक कानून का विरोध किए थे। ठीक है, अगला है दोस्तों 23 नंबर सवाल। देखिए 23 नंबर सवाल है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है दोस्तों, याद रखिएगा। ये दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। कौन है, अरुणाचल प्रदेश दोस्तों, ये न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। ठीक है, इसका डिस्कशन देखेंगे। यहाँ पे देखिएगा कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश, प्रति वर्ग किलोमीटर मात्र 17 व्यक्ति है। ठीक है, नागालैंड की जनसंख्या घनत्व 119, ठीक है, मणिपुर का 128 एवं सिक्किम का 86 है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है 24 नंबर सवाल। 24 नंबर सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, ये किया जाता है किसके द्वारा, सदस्य देश द्वारा। याद रखिए किसके द्वारा, सदस्य देश द्वारा किया जाता है। अगर हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है, याद रखिएगा इसका स्थापना हुआ था
समझते हैं यहाँ पे। सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इसका स्थापना 1945 में हुआ था दोस्तों, ठीक है, सॉरी 1944 में हुआ था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 190 सदस्य देशों का संगठन है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में टोटल कितना देश शामिल है? 190 देश शामिल है, ठीक है, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में अवस्थित है। यह अपना वित्तीय सदस्य देशों से प्राप्त करता है। IMF के सदस्य देश अपनी अर्थव्यवस्था के आकार के अनुसार इसमें योगदान देते हैं, जो IMF में उनके निर्धारित कोटा पर आधारित होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देते हैं अगला 25 नंबर सवाल। देखिए 25 नंबर है कि बेरोजगारी व मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक कहलाती है, क्या कहलाती है? स्टैगफ्लेशन कहलाती है, ठीक है, याद रखिएगा। स्टैगफ्लेशन जो है ये बेरोजगारी व मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक कहलाती है। अगर हम लोग इसका डिस्कशन देखेंगे तो यहाँ पे समझिएगा कि बेरोजगारी एवं मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक स्टैगफ्लेशन कहलाती है। स्टैगफ्लेशन वस्तुतः आर्थिक मंदी एवं मुद्रास्फीति की संयुक्त स्थिति है, जबकि अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर में गिरावट के साथ उच्च मुद्रास्फीति और उच्च बेरोजगारी दर शामिल होती है, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसका देखेंगे दोस्तों। अगला दोस्तों 26 नंबर सवाल। 26 नंबर सवाल आपके सामने है कि बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि CCR कम कर दिया जाए, याद रखिएगा CRR कम कर दिया जाए, ठीक है। बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि CRR कम कर दिया जाए, यानी कि ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। इसका डिस्कशन देखेंगे तो हमें समझिएगा कि केंद्रीय बैंक द्वारा बैंक दर बढ़ाए जाने के फलस्वरूप वाणिज्यिक बैंकों के लिए ऋण देने हेतु तरलता की उपलब्धता कम होगी। उसी प्रकार संविधिक तरलता अनुपात SLR और नगद आरक्षित अनुपात यानी कि CRR बढ़ाने पर भी बैंकों के पास तरलता कम होगी, जबकि CCR कम करने पर बैंकों के पास ऋण देने के लिए तरलता अधिक होगी, जिससे बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका देखते हैं अगला 27 नंबर सवाल। 27 नंबर है कि निम्न सार्वजनिक उपक्रम में से कौन सा महारत्न नहीं है, ठीक है। तो BSNL, याद रखिएगा GAIL, BHEL, ACIL, ये सब महारत्न कंपनी है दोस्तों। बाकी BSNL जो है ये महारत्न कंपनी नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। और हम लोग देखते हैं, देखिए दोस्तों, सितंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में कुल 12 महारत्न श्रेणी के सार्वजनिक उपक्रम हैं। ये हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ठीक है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। देखते हैं अगला NTPC लिमिटेड, याद रखिएगा NTPC लिमिटेड, ONGC लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, REC लिमिटेड, ठीक है। ये सब क्या है दोस्तों? 12 महारत्न कंपनी है, और BSNL उसमें था तो BSNL नहीं है दोस्तों, ठीक है। अगला दोस्तों आपके सामने 28 नंबर, निम्न में से बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संबंध में गलत है, कौन है दोस्तों? तो सबसे पहला कि सूचकांक के 3 आयाम स्वस्थ, शिक्षा और जीवन स्तर है, ये सही है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। सूचकांक में प्रत्येक आयाम को समान भार दिया गया है, ये भी सही है दोस्तों, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। तो सूचकांक में 10 प्रचाल शामिल है, ये भी सही है। प्रत्येक प्रचाल को समान भार दिया जाता है, नहीं दोस्तों, ठीक है। यानी कि मेन रूप से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो मेन रूप से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर D हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, ठीक है। 28 का D हो जाएगा। चलिए इसका डिस्कशन देखेंगे। यहाँ डिस्कशन है कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी कि MPI, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल, ठीक है, प्रोवर्टी इंडेक्स के 3 आयाम डायमेंशंस स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर है, जिनके तहत क्रमशः 2, 2 और 6 यानी कि कुल 10 प्रचाल शामिल है। इस सूचकांक में स्वास्थ्य एवं शिक्षा के प्रत्येक प्रचाल का भारांश 1/6 है, जबकि जीवन स्तर के प्रत्येक प्रचाल का भारांश 1/8 है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आइए इसका अगला सवाल देखते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला है दोस्तों भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे, याद रखिएगा। अगला है कि भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे, तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो PC महालनोबिस और पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, PC महालनोबिस और पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये 2 ऑप्शन है दोस्तों आपके साथ, यानी कि PC महालनोबिस या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका हम लोग डिस्कशन देखेंगे तो समझिएगा। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, देखिए दोस्तों बात करेंगे, सबसे पहले क्या बात करेंगे
कि भारतीय नियोजन यानी कि इंडियन प्लानिंग, भारतीय नियोजन के वास्तुकार भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है। उनकी अध्यक्षता में वर्ष 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई। आपको पता होना चाहिए कि योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुआ था दोस्तों, तथा पंचवर्षीय योजनाओं की प्रक्रिया की शुरुआत हुई। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 का ड्राफ्ट उन्हीं के निर्देशों पर के.एन. राज द्वारा तैयार किया गया था, जो कि हैरल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। ठीक है, हालांकि अनेक विद्वान पीसी महालनोबिस को, ठीक है, अनेक विद्वान जो पीसी महालनोबिस को भारतीय नियोजन के वास्तुकार की संज्ञा देते हैं। भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी दोस्तों, जिसमें भारत के तीव्र औद्योगिकरण पर बल दिया गया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना कि कुछ वैज्ञानिक जो है दोस्तों ये पीसी महालनोबिस को क्या करता है, तो भारतीय नियोजन के वास्तुकार के रूप में संज्ञा देते हैं। लेकिन मेन रूप से अगर मानते हैं तो मेन रूप से भारतीय नियोजन के जो वास्तुकार थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग ऑप्शन देखेंगे तो देखिए दोस्तों, इसमें अगर हम लोग ऑप्शन मारेंगे तो मार सकते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दो ऑप्शन है, पीसी महालनोबिस भी है और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे 30 नंबर। 30 नंबर सवाल है कि निम्न में से उनकी पहचान के लिए जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। ठीक है, देखिए दोस्तों, विदेशी विनिमय भंडारण का संचालन करना ये दोस्तों विदेशी कार्य है। करेंसी जारी करना ये भी कार्य है। जनता से प्राप्त जमाओं पर ब्याज देना नहीं दोस्तों, ये कार्य नहीं है। नगद आरक्षण का संरक्षण ये भी कार्य है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये नहीं है। सवाल क्या कर रहा है कि निम्न में से उसकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। ठीक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ था दोस्तों, ये 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था ये 1949 में किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो वर्तमान भारतीय रिजर्व के गवर्नर है शक्तिकांत दास, जो 25वें गवर्नर है दोस्तों, ये अभी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, इसका हम लोग बात करेंगे तो भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यों में विदेशी विनिमय भंडारण का संचरण, करेंसी जारी करना तथा बैंकों के नगद आरक्षण अनुपात का संरक्षण शामिल है, जबकि जनता से प्राप्त जमाओं को ब्याज देना इसका कार्य नहीं है दोस्तों। ठीक है, अगला है दोस्तों 31 नंबर सवाल। 31 नंबर सवाल आपके सामने है कि तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण है। याद रखिएगा, तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण है पीली क्रांति। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण है पीली क्रांति। भारत में पीली क्रांति यानी कि येलो रिवॉल्यूशन तिलहनी फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों 32 नंबर सवाल आपके सामने है। 32 नंबर है कि भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है दोस्तों। याद रखिएगा, ये केरल में है। ये आपको ध्यान रखना है कि भारत किस राज्य में, तो केरल में शिशु मृत्यु दर जो है ये सबसे कम है। किस राज्य में, केरल में। ठीक है, इसका डिस्कशन देखेंगे तो यहाँ पे समझिएगा कि प्रश्न काल में केरल सही उत्तर था। ठीक है, मई 2022 में जारी नवीनतम SRS बुलेटिन के अनुसार वर्ष 2020 में न्यूनतम शिशु मृत्यु दर यानी कि प्रति 100 जीवित दर जन्म पर 1 वर्ष से कम आयु के मृत शिशुओं की संख्या मिजोरम 3 में है दोस्तों, जिसके बाद क्रमशः नागालैंड 4 पे, सिक्किम 5 तथा मणिपुर एवं केरल दोनों 6 का स्थान है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है दोस्तों 33 नंबर सवाल। 33 नंबर सवाल है कि विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। याद रखिएगा, ये जिनेवा में स्थित है। ठीक है, WTO का जो मुख्यालय स्थित है जिनेवा में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। विश्व व्यापार संगठन, ये आप समझिएगा, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे समझिए कि विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना गैट के स्थान पर मराकेश समझौते के तहत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमन हेतु 1 जनवरी 1995 को की गई थी। ठीक है, इसका जो मुख्यालय स्थित है जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। कहाँ स्थित है, जिनेवा स्विट्जरलैंड। विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ था, 1 जनवरी 1995 को हुआ था। इसका जो मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला दोस्तों रीजनिंग का सवाल आप लोग देख लीजिएगा। अगला हम लोग देखते हैं 35 नंबर सवाल। यहाँ पे देखिए 35 नंबर सवाल आपके सामने है कि भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। भारतीय संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेश किया गया दोस्तों। याद रखिएगा, भाग 4A में। याद रखिएगा, सवाल है कि भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में, तो भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। ठीक है, समावेश किया गया है। यहाँ पे समझिएगा कि 42वें संविधान संशोधन, ठीक है, 42वें संविधान अधिनियम 1976 द्वारा जोड़े गए संविधान के भाग 4A के तहत अनुच्छेद 51 में 10 मौलिक कर्तव्यों को प्रावधान किया गया है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 से अनुच्छेद 51A के तहत 11 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है दोस्तों। कितना, 11 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। ठीक है, 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। ठीक है,
अगला दोस्तों 36 नंबर सवाल आपके सामने है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, उक्त कथन किस विचारक का है दोस्तों? ये है दोस्तों हेगेल का। याद रखिए किसका है? हेगेल। यानी कि राज्य जो है पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, उस उक्त जो कथन है किसका विचारक है? तो हेगेल का है। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि जर्मन विचारक हेगेल का कथन है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला दोस्तों 37 नंबर सवाल देखिए। 37 नंबर है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। कब किया गया दोस्तों? 13 दिसंबर 1946 को। याद रखिएगा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव ठीक है पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था, जो कि 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ। ठीक है, पारित कब हुआ? 22 जनवरी 1947 को। प्रस्तुत कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। किसके द्वारा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 38 नंबर। 38 नंबर है कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष की गई? ये किया गया दोस्तों 1929 में किया गया। ध्यान रखिएगा कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की जो घोषणा है ये 1929 में की गई है दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे समझिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा दिसंबर 1929 में हुए लाहौर अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके तहत डोमिनियन दर्जे की मांग को त्याग कर पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा की गई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों 39 नंबर है कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? याद रखिएगा सच्चिदानंद सिन्हा। याद रखिएगा 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुआ था। याद रखिएगा संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। यहाँ पे चाहिए दोस्तों इसका डिसीजन देखते हैं। ठीक है, समझिए तो भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया दोस्तों। 11 दिसंबर 1946 को हुई बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया तथा वे अंत तक संविधान सभा के अध्यक्ष बने रहे दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला दोस्तों 40 नंबर सवाल आपके सामने है कि किस भारतीय शासन अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ हुआ? याद रखिएगा 1909 में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि किस भारतीय शासन अधिनियम द्वारा? तो 1909 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ हुआ। ठीक है, चलिए इसका डिस्कशन देखेंगे तो यहाँ पे समझिएगा कि मार्ले मिंटो सुधार के तहत लाए गए भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत सर्वप्रथम विधान परिषदों में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था के साथ भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 41 नंबर सवाल। 41 नंबर है कि निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है? वंशाक्रम, जन्म और ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। आइए इसका देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। वंशक्रम, उसके बाद फिर है अधिगृहित संपत्ति या फिर देशीकरण। देखिए ऑप्शन सी जो है दोस्तों अधिगृहित संपत्ति नहीं है। देखिए भारत में जन्म, वंशानुक्रम और देशीकरण के आधार पर तो नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, तथापि अग्रहित संपत्ति भारत का नागरिक बनने हेतु आधार नहीं है। ठीक है, चलिए अगला है 42 नंबर आपके सामने है कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है, यानी कि किसे देता है दोस्तों? ये देता है दोस्तों उपाध्यक्ष को। याद रखिएगा कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो उपाध्यक्ष को सौंपता है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसका हम लोग डिस्कशन देखेंगे तो समझिएगा कि संविधान के अनुच्छेद 94 ख के तहत लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को संबोधित तथा लोकसभा का उपाध्यक्ष अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख के द्वारा अपना त्याग पत्र देता है दोस्तों। त्याग पद दे सकता है। ठीक है, चलिए अगला है 43 नंबर सवाल आपके सामने है कि भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है? यह दोस्तों पंजाब में। याद रखिएगा पंजाब में दोस्तों ये जो नहीं है द्विसदनीय व्यवस्थापिका। बिहार में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में और जम्मू कश्मीर में है और पंजाब में नहीं है दोस्तों। ठीक है, चलिए इसका डिस्कशन देखेंगे। यहाँ पे समझिएगा कि वर्तमान में भारत के 6 राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है। ये हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना। प्रश्नकाल में जम्मू और कश्मीर राज्य में भी द्विसदनीय विधायिका थी, परंतु जम्मू कश्मीर को वर्ष 2019 में संघ राज्य क्षेत्र बनाए जाने के साथ वहां विधान परिषद का अस्तित्व समाप्त हो गया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है दोस्तों 44 नंबर सवाल देखिएगा।
44 नंबर है कि कौन से मूलाधिकार की केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है दोस्तों, याद रखिएगा। अगर हम लोग बात करते हैं कि अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 29, ये दोस्तों केवल जो है ये केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये आप समझिएगा, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं इसका डिस्कशन देखेंगे तो यहाँ पे समझिए, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 15 जो है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर प्रतिभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 16 में दोस्तों लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। अनुच्छेद 19 में है वाक स्वतंत्रता आदि बीएसए के कुछ अधिकारों का संरक्षण, तथा अनुच्छेद 29 में है दोस्तों अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण के तहत प्रदत्त मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है, ठीक है। चलिए इसका अगला है दोस्तों 45 नंबर। 45 नंबर है कि सत्य कथन चुनिए। सबसे पहला है कि राज्यसभा में 11 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। प्रत्याशी को उसी राज्य का होना चाहिए जहां से वह राज्यसभा का चुनाव लड़ रहा है, ठीक है। आइए और ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी समझिएगा यहाँ पे, ठीक है। देखिए दोस्तों ऑप्शन सी है कि राज्यसभा को भंग किया जा सकता है। लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्य मनोनीत करते हैं। सवाल सबसे पहले क्या था, सवाल समझिएगा। ये सवाल है कि सत्य कथन को चुनिए। देखिए सत्य कथन चुनना है यहाँ पे कि राज्यसभा में 11 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, नहीं दोस्तों गलत है। प्रत्याशी को उसी राज्य का होना चाहिए जहां से वह राज्यसभा का चुनाव लड़ रहा है, ये भी गलत है दोस्तों, ठीक है, समझिएगा यहाँ पे। और ऑप्शन था कि राज्यसभा को भंग किया जा सकता है, नहीं। ऑप्शन डी होगा कि लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्य मनोनीत करते हैं, यानी सत्य कथन ये है दोस्तों, ठीक है। अगर हम लोग इसका डिसीजन देखेंगे कि लोकसभा में, देखिए दोस्तों लोकसभा में राष्ट्रपति जो है ये 2 सदस्यों को मनोनीत करता है, ये सही है, ये सत्य है, ठीक है। अगर हम लोग इसका डिसीजन देखेंगे तो यहाँ पे समझिएगा कि राज्यसभा में राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र से 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं, ठीक है। कितना सदस्यों को, तो 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। किसी राज्य से राज्यसभा का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी के लिए उसी राज्य का होना आवश्यक नहीं है, वो किसी भी राज्य का हो सकता है, ठीक है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है दोस्तों, याद रखिएगा राज्यसभा क्या है, एक अस्थायी सदन है तथा इसे भंग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, ये अस्थायी सदन है, ठीक है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ठीक है। याद रखिएगा सदस्यों का कार्यकाल होता है, ये आपको ध्यान रखना है क्या होता है, सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है, तथा इसके यथासंभव 1/3 सदस्य प्रत्येक द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार प्रश्नगत विकल्पों में ए, बी, सी के कथन सत्य नहीं है, बल्कि डी का कथन प्रश्नकाल के संदर्भ में सत्य है, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में नाम निर्देशित किए जाने का प्रावधान तब संविधान के तहत था, परंतु 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा जनवरी 2020 से यह प्रावधान समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार वर्तमान संदर्भ में इस प्रकार कोई विकल्प सही नहीं है। अगला दोस्तों 46 नंबर समझिएगा यहाँ पे कि सत्य कथन चुनिए, ठीक है। सत्य है कि वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है, ये सही है दोस्तों। वित्त आयोग जो है क्या दोस्तों, ये संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग को संसद नियुक्त करती है, नहीं दोस्तों गलत है। वित्त आयोग में 5 सदस्य होते हैं, ये सही है। हर 6 वर्ष बाद वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट पेश करता है, नहीं दोस्तों। यानी कि ऑप्शन ए और सी दोनों सही है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन ए भी सही है और ऑप्शन सी भी सही है, ठीक है। इसका हम लोग डिस्कशन देखते हैं। देखिए वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, ठीक है, क्योंकि इसकी व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत की गई है। राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5वें वर्ष या इससे पूर्वोत्तर समय पर जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझे 5वें वर्ष वित्त आयोग का गठन किया जाता है, जिसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। इन टोटल 5 सदस्य होते हैं। वित्त आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रस्तुत की जाती है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों 47 नंबर सवाल आपके सामने है कि राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है दोस्तों। याद रखिएगा 25 सदस्यों की आवश्यकता होती है। कितने सदस्यों की, 25 सदस्यों की होती है। राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है, 25, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम लोग बात करते हैं इसका डिसीजन देखेंगे तो संसद के प्रत्येक सदन का अधिवेशन करने के लिए आवश्यक कोरम यानी गणपूर्ति सदन के कुल सदस्यों की संख्या का 10वां भाग होती है। तदनुसार राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या 245 है, अतः उसकी गणपूर्ति हेतु न्यूनतम 25 सदस्यों की आवश्यकता होती है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग दोस्तों 48 नंबर। यहाँ पे देखिएगा
48 नंबर सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभिक्रिया दर की पर कोई प्रभाव नहीं डालता है दोस्तों। ये है एंथैल्पी में परिवर्तन। याद रखिएगा, एंथैल्पी में जो परिवर्तन है ये कारक अभिक्रिया पर कोई भी प्रभाव नहीं डालता है, बल्कि तापमान प्रभाव डालता है, सांद्रता भी डालता है और उत्प्रेरक। यहाँ पे समझिएगा, डिस्कशन इसका है कि अभिक्रिया दर को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक। ठीक है, सबसे पहला कि अभिकर्मकों की सांद्रता, अभिकर्मकों की भौतिक अवस्था एवं सतह क्षेत्रफल, तापमान, उत्प्रेरक की उपस्थिति। वस्तुतः एंथैल्पी में परिवर्तन अभिक्रिया का परिणाम है, उसे प्रभावित करने वाला कारक नहीं। यह अभिक्रिया के दौरान निःसृत या आवेशित ऊष्मा की मात्रा को व्यक्त करता है। अगला दोस्तों आपके सामने 49 नंबर सवाल है कि कार्बन नैनो ट्यूब निम्न में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है। ये दोस्तों फुलेरिन्स, याद रखिएगा फुलेरिन्स। ठीक है, तो कार्बन नैनो ट्यूब जो है ये किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है, तो फुलेरिन्स। ठीक है, चलिए इसका लोग डिस्कशन देखेंगे, यहाँ पे समझिए। तो प्रश्नगत विकल्पों में से कार्बन नैनो ट्यूब फुलेरिन्स संरचनात्मक परिवार का सदस्य है। एक कार्बन के नैनोमीटर श्रेणी के व्यास वाले एकल भित्ति ट्यूब अपरूप होते हैं जो फ्लोरेंस और ग्रेफिन के मध्यवर्ती होते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 50 नंबर सवाल। 50 नंबर सवाल आपके सामने है कि कॉपर की किस मिश्र धातु में जिंक नहीं होता है दोस्तों। ये बेल धातु में नहीं होता। याद रखिएगा, जैसे पीतल में जिंक तो होता ही है, जर्मन सिल्वर में होता है। ठीक है, किस कॉपर के किस धातु में जिंक नहीं होता है, तो गन मेटल में नहीं होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए समझते हैं। तो पीतल जो है जर्मन मिश्र और गन मेटल में से धातु में जिंक होता है। ठीक है, पीतल क्या होता है दोस्तों, पीतल यानी कि कॉपर के किस धातु में जिंक नहीं होता है, तो ऑप्शन सी बेल धातु में। यहाँ पे समझिएगा कि पीतल, जर्मन सिल्वर और गन मेटल में से धातु में जिंक होता है, जबकि बेल धातु तांबा और टीन की मिश्र धातु होती है जिसमें जिंक नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, ये आपको समझना है। अगला दोस्तों 51 नंबर सवाल। 51 नंबर है कि फेफड़ों का सफ़ेद कैंसर किसके कारण होता है। ये होता है दोस्तों एस्बेस्टस। याद रखिएगा, फेफड़ों का जो सफ़ेद कैंसर किसके कारण होता है, तो एस्बेस्टस के कारण होता है। ठीक है, फेफड़ों का सफ़ेद कैंसर जो है मेसोथेलियोमा। ठीक है, फेफड़ों का सफ़ेद कैंसर मुख्यतः एस्बेस्टस फाइबर के श्वसन के साथ फेफड़ों में जमा होने के कारण होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 52 नंबर सवाल आपके सामने है कि संसद की प्राक्कलन समिति है, याद रखिएगा अस्थाई। समझिएगा यहाँ पे कि संसद की जो प्राक्कलन समिति है क्या है दोस्तों, ये अस्थाई है। ठीक है, चलिए इसका अगला सवाल देखते हैं, डिस्कशन देखते हैं दोस्तों। अगला देखिए, संसद की प्राक्कलन समिति एक अस्थाई सदस्य है दोस्तों। संसद की प्राक्कलन समिति एक अस्थाई समिति है। इसमें लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं जिनका चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर 1 वर्ष हेतु किया जाता है। यह समिति वार्षिक बजट परिकल्पनाओं की जांच करती है और विभिन्न मंत्रालयों के व्यय एवं कार्य संचालन का पर्यवेक्षण करती है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है 53 नंबर। यहाँ पे समझिएगा 53 नंबर सवाल क्या है दोस्तों, वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन चुनिए। ठीक है, क्या बोल रहा है, गलत कथन को चुनने बोला है दोस्तों। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें राष्ट्रपति पर बाध्य होती है, नहीं दोस्तों गलत है। वित्त आयोग के अध्यक्ष पद के लिए योग्यता संविधान से निर्धारित की गई है। ठीक है दोस्तों, ये भी गलत है दोस्तों। ठीक है, अभी तक 15 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है, सही है। संविधान का अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग का गठन किया जाता है, यानी कि सी और डी सही है। ए और बी दोस्तों गलत है, यानी कि ए और बी गलत है, सी और डी सही है दोस्तों। मेनू चीज का हम लोग डिस्कशन देखेंगे तो समझिएगा, संविधान के अनुच्छेद 280 एक के तहत राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 280(2) के तहत संसद विधि द्वारा वित्त आयोग के सदस्यों हेतु अर्हताओं और उनके चयन की रीति का निर्धारण कर सकती है। नवंबर 2017 में राष्ट्रपति द्वारा 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया। ठीक है, सामान्यतः वित्त आयोग की सिफारिशों को राष्ट्रपति सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, तथापि ये राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होती है। उदाहरण स्वरूप 8वें वित्त आयोग की सिफारिशों को सरकार द्वारा क्रियान्वित नहीं किया गया था। ठीक है, अगला दोस्तों मैथ का सवाल है, आप लोग देख लीजिएगा 54 नंबर। 55 भी दोस्तों रीजनिंग का सवाल है। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। हम लोग देखेंगे दोस्तों 56 नंबर सवाल। 56 भी क्या है दोस्तों, ये भी रीजनिंग का ही सवाल है। ठीक है, आप लोग इसको देख लीजिएगा दोस्तों। अगला दोस्तों 57 नंबर सवाल भी क्या है दोस्तों, ये भी रीजनिंग का ही सवाल है। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे 58 नंबर सवाल। ये दोस्तों मैथ का सवाल है, ये आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अगला देखेंगे दोस्तों 59 नंबर सवाल। आइए देखते हैं। ठीक है दोस्तों, लगभग 59 नंबर सवाल भी क्या है दोस्तों,
59 भी दोस्तों मैथ का ही सवाल है, रीजनिंग का है सॉरी, ठीक है। ये है दोस्तों मैथ का, आप लोग इसको बना लीजिएगा, ठीक है। अगला दोस्तों 61 नंबर, यहाँ पे समझिएगा कि निम्न में से किस रासायनिक अभिक्रिया में नाइट्रोजन का अपचयन नहीं होता है। ये दोस्तों N2O NO2, ठीक है, ये दोस्तों नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि किस रासायनिक अभिक्रिया में नाइट्रोजन का अपचयन नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है नहीं होता है, ठीक है। चलिए इसका देखते हैं दोस्तों 62 नंबर सवाल, यहाँ पे देखिएगा। देखिए यहाँ पे हम लोग इसका डिस्कशन देखेंगे। तो जब किसी अभिक्रिया में नाइट्रोजन का अपचयन होता है तो उसे इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति होती है। इसके विपरीत इलेक्ट्रॉन की हानि होने का तात्पर्य उसका ऑक्सीकरण होने से है। प्रश्नगत विकल्पों की अभिक्रियाओं में से केवल विकल्प ए की प्रक्रिया में नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है तथा इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीजन संख्या 1 से बढ़कर 4 हो रही है दोस्तों। क्या हो रही है? 1 से बढ़कर 4, ठीक है। अगला दोस्तों 62 नंबर सवाल आपके सामने है कि क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य निम्न में से किसकी मात्रा कम करना है दोस्तों? या देखिए ग्रीन हाउस गैस की मात्रा कम करना है, क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य, ठीक है। चलिए इसका डिस्कशन देखेंगे तो यहाँ पे समझिएगा कि क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने से जुड़ी है। इस संधि पर 1997 में क्योटो जापान में हस्ताक्षर हुए थे तथा यह 16 फरवरी 2005 से प्रभावी हुई है दोस्तों, ठीक है। चलिए इसका अगला डिस्कशन देखेंगे 63 नंबर 63 है कि ऊर्जा का स्तूप यानी कि पिरामिड होता है, क्या होता है दोस्तों? हमेशा सीधा होता है। याद रखिएगा कि ऊर्जा का स्तूप पिरामिड होता है, हमेशा सीधा होता है, ये आप समझिएगा। हम लोग इसका देते हैं डिस्कशन, समझिएगा। यहाँ पे ऊर्जा का पिरामिड किसी पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला में पोषण स्तरों यानी कि ट्रॉपिक लेवल्स के मध्य एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा के प्रभाव को प्रदर्शित करती है। ऊर्जा का पिरामिड सीधा होता है क्योंकि प्रत्येक पोषण स्तर से ऊर्जा के हस्तांतरण के दौरान ऊर्जा का ह्रास होता जाता है दोस्तों, ठीक है। अगला है 64 नंबर सवाल। 64 नंबर है कि परंपरागत रूप से क्रिकेट बैट के निर्माण में किस पेड़ के काष्ठ का उपयोग होता है? याद रखिएगा विलो का। किसका होता है? विलो, ठीक है। तो इसका डिस्कशन देखेंगे हम लोग, समझिएगा यहाँ पे कि परंपरागत रूप से, ठीक है, क्या दोस्तों, परंपरागत रूप से क्रिकेट बैट के निर्माण में विलो वृक्ष के काष्ठ का उपयोग होता है। इसे विशिष्ट रूप से व्हाइट विलो की एक प्रजाति से बनाया जाता है दोस्तों। अगला दोस्तों 65 नंबर के भारत राष्ट्रीय पुष्प है दोस्तों, याद रखिएगा नीलम्बो न्यूसीफेरा, ठीक है। नीलम्बो न्यूसीफेरा क्या दोस्तों? ये भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, ठीक है। चलिए इसका देखते हैं, यानी कि वैज्ञानिक नाम है दोस्तों नीलम्बो न्यूसीफेरा जो है ये वैज्ञानिक नाम है दोस्तों, ठीक है। समझिएगा यहाँ पे, इसका डिस्कशन समझिएगा। यहाँ पे देखिए आपको पता है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है, ठीक है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है दोस्तों? नीलम्बो न्यूसीफेरा, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट वैज्ञानिक नाम दे दिया था, आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कमल का जो वैज्ञानिक नाम होता है नीलम्बो न्यूसीफेरा होता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों 66 नंबर आपके सामने है कि जीव विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं? याद रखिएगा अरस्तु कहलाते हैं जीव विज्ञान के पिता, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आइए अगला देखते हैं इसका डिस्कशन। ग्रीक दार्शनिक अरस्तु जो है ये दोस्तों याद रखिएगा 384 ईसा पूर्व से लेकर 322 ईसा पूर्व को जीव विज्ञान के पिता, फादर ऑफ बायोलॉजी के रूप में जाना जाता है। 67 नंबर सवाल अगला है कि निम्न में से कौन सा एक कूट फल है दोस्तों? याद रखिएगा पोम। पोम जो दोस्तों एक कूट फल है, ठीक है। इसका डिस्कशन देखेंगे। तो जब किसी फल का निर्माण अंडाशय के साथ साथ पुष्प के अन्य अंगों से भी होता है तो उस फल को कूट फल यानी कि एक्सरी फ्रूट प्रोड्यूस कहते हैं। पोम फल, सेब, नाशपाती आदि कूट फल के उदाहरण है दोस्तों, ठीक है। अगला दोस्तों 68 नंबर सवाल आपके सामने है कीटभक्षी पादप का उदाहरण है। याद रखिएगा कीटभक्षी पादप का उदाहरण है कौन है दोस्तों? तो नेपेंथिस। याद रखिएगा नेपेंथिस जो है ये कीटभक्षी पादप का उदाहरण है। चलिए इसका डिस्कशन देखते हैं, समझिएगा यहाँ पे कि प्रश्नगत विकल्पों में पादपों में नेपेंथिस कीटभक्षी पादप का उदाहरण है। कीटभक्षी पौधे अपनी पोषण आवश्यकताओं विशेषकर नाइट्रोजन की पूर्ति कीटों के भक्षण से करते हैं, ठीक है। अगला है 69 नंबर सवाल। यहाँ पे देखिएगा सवाल क्या कर रहा है, इसका डिस्कशन भी देखेंगे दोस्तों हम लोग। सबसे पहले देखेंगे सवाल क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी शर्त, याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी शर्त 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट का अंग नहीं थी, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत से व्यापारिक अधिकार आंशिक रूप से समाप्त कर दिया गया। नहीं दोस्तों ये नहीं था। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया, ये था दोस्तों। ये देखिए आंशिक रूप से समाप्त नहीं किया गया था, तो ये पूर्ण रूप से समाप्त किया गया था, ठीक है। तो ये अंग था, ठीक है। याद रखिएगा नहीं थी दोस्तों, सॉरी। अगर हम लोग बात करते हैं
यहाँ का अगला हम लोग बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे फिर से समझिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी शर्त 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट का अंग नहीं थी। ठीक है, देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत का व्यापारिक अधिकार आंशिक रूप से समाप्त किया गया था, ये था दोस्तों, सॉरी ये था। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था। नहीं दोस्तों, ये पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया गया था, ये आंशिक रूप से समाप्त किया गया था। ठीक है, ये आंशिक रूप से समाप्त किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे समझिएगा 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया गया था, बल्कि अफीम, चाय और चीन के व्यापार पर कंपनी का एक अधिकार बना रहा। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। अन्य प्रश्नगत कथन सही है, यानी कि पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, ये गलत है। अगला दोस्तों आपके सामने 70 नंबर सवाल, यहाँ पे देखिएगा 70 नंबर सवाल है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, याद रखिएगा 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। याद रखिएगा 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर, ये एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। एक प्रकाश वर्ष लगभग 9.461 × 10⁻12 किलोमीटर या 9.461 × 10⁻15 मीटर दूरी के बराबर होता है। वह दूरी है जिसे प्रकाश एक सौर वर्ष में तय करता है। ठीक है, चलिए अगला है 71 नंबर सवाल आपके सामने है। 71 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन सा नियम रॉकेट प्रनोदन में शामिल होता है। दोस्तों याद रखिएगा न्यूटन की गति का तीसरा नियम, याद रखिएगा न्यूटन की गति का तीसरा नियम जो दोस्तों ये रॉकेट प्रनोदन में शामिल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा नियम क्या है दोस्तों, प्रत्येक क्रिया का विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ये आपको ध्यान रखना है, न्यूटन का तीसरा नियम। ठीक है, तो रॉकेट प्रनोदन न्यूटन की गति के तीसरे नियम पर आधारित रॉकेट प्रनोदन न्यूटन की गति के तीसरे नियम पर आधारित होता है। इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया की उसके समान और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। रॉकेट प्रनोदन में ईंधन दहन से निकलने वाली गैसें रॉकेट के को विपरीत दिशा में गति उपलब्ध कराती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है दोस्तों 72 नंबर सवाल आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा ग्रह सौरमंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है। यह है दोस्तों बृहस्पति। याद रखिएगा बृहस्पति जो दोस्तों ये वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है, बृहस्पति। ठीक है, हम लोग बात करते हैं बृहस्पति यानी कि जुपिटर ग्रह सौरमंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है, क्योंकि यह अपने शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बहुत से क्षुद्र ग्रहों, उल्कापिंडों और धूमकेतुओं को अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे अन्य ग्रह इनकी टक्कर से बच जाते हैं। दोस्तों बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह होता है दोस्तों गैनीमेड, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला दोस्तों 73 नंबर सवाल आपके सामने है। ठीक है, कि यदि वायुमंडल दाब पारे के 76 सेमी यानी कि सामान्य दाब से कम हो तो पानी तापमान पर उबलेगा कितना दोस्तों, तो 100 डिग्री सेल्सियस कम से। याद रखिएगा यदि वायुमंडल दाब पारे के 76 सेमी से कम हो तो पानी जो दोस्तों ये 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर उबलने लगेगा। ठीक है, यहाँ पे समझिएगा, इसका डिस्कशन देखते हैं तो समझिएगा। यहाँ पे वायुमंडल दाब पारे के 76 सेमी यानी कि सामान्य दाब पर होने पर पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस से होता है और वायुमंडल दाब घटने पर पानी का क्वथनांक घट जाता है। अतः वायुमंडल दाब पारे के 76 सेमी से कम होने पर पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस से कम होगा, अर्थात पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर उबलेगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग। अगला दोस्तों आपके सामने 74 नंबर, यहाँ पे समझिएगा 74 नंबर है कि सूर्य एवं तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। याद रखिएगा नाभिकीय संलयन। ठीक है, नाभिकीय संलयन दोस्तों ये जो है ये सूर्य व तारों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, ये आपको समझिएगा। इसका डिस्कशन देखेंगे तो सूर्य और तारों में, ठीक है, सूर्य और तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत नाभिकीय संलयन होता है। इस प्रक्रिया में अत्यधिक उच्च ताप एवं दाब पर हाइड्रोजन के 2 नाभिक संलेत होकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं, जिससे बृहद मात्रा में ऊर्जा निकलती है। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों 75 नंबर सवाल आपके सामने है कि पेयजल में निम्न में से किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। दोस्तों याद रखिएगा नाइट्रेट के, याद रखिएगा नाइट्रेट, पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। ठीक है, चलिए इसका डिस्कशन देखेंगे, समझिएगा यहाँ पे कि ब्लू बेबी सिंड्रोम से बच्चों के रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन प्रभावित होता है, जिससे उनकी त्वचा नीली पड़ जाती है। यह मुख्य रूप से तरल में जल में नाइट्रेट के संदूषण के कारण होता है। जब बच्चे को नाइट्रेट संदूषित जल पिलाया जाता है तो उसके शरीर में नाइट्राइट में परिवर्तित हो जाते हैं। ये नाइट्राइट रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर
मेथोग्लोबिन बनाते हैं जो कि ऑक्सीजन के परिवहन में अक्षम होता है दोस्तों। क्या होता है? अक्षम होता है। ठीक है। अगला दोस्तों आपके सामने 76 नंबर सवाल है कि ब्रॉडलैंड रिपोर्ट को जो सतत विकास के संदर्भ में है उसका शीर्षक है दोस्तों, कौन है? आवर कॉमन फ्यूचर। याद रखिएगा, आवर कॉमन फ्यूचर दोस्तों, यह ब्रॉडलैंड रिपोर्ट जो सतत विकास के संदर्भ में उसका शीर्षक है। ठीक है, समझिए यहाँ पे दिसंबर 1983 में, याद रखिएगा कि दिसंबर 1983 में ग्रो हार्लेम ब्रॉडलैंड की अध्यक्षता में गठित वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ने सतत विकास के संदर्भ में अपनी रिपोर्ट अक्टूबर 1983 में प्रस्तुत की थी, जिसे ब्रॉडलैंड रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस रिपोर्ट का शीर्षक आवर कॉमन फ्यूचर है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों 77 नंबर सवाल आपके सामने है कि प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? याद रखिएगा 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा, और 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे हम लोग, यहाँ पे समझिएगा। देखिए यहाँ पे 22 मई भी है दोस्तों, तो 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 22 अप्रैल को, ठीक है, याद रखिएगा, विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे समझिए, तो विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। वर्ष 2022 में इस दिवस का केंद्रीय विषय था ग्राउंड वाटर मेकिंग द विजिबल इनविजिबल विजल। यह दिवस 1993 से संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे हम लोग 78 नंबर सवाल। 78 नंबर सवाल आपके सामने है कि मेघालय की गारो पहाड़ियाँ निम्न में से किस फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती है? यह है दोस्तों रबर। ठीक है, रबर क्या है दोस्तों? तो मेघालय की जो गारो पहाड़ियाँ हैं ये रबर की फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती है। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए मेघालय की गारो पहाड़ियाँ मुख्यतः चाय तथा, याद रखिएगा कि मेघालय की गारो पहाड़ियाँ मुख्यतः चाय तथा वर्तमान में रबर बागानों के उत्पादन के लिए जानी जाती है। अगला 79 नंबर सवाल है कि भारत में वन नीति जो 1952 में आई थी दोस्तों, वन नीति का संशोधन कब किया गया? याद रखिएगा ये 1988 में किया गया। संशोधन कब किया गया दोस्तों? 1988 में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। भारत में वन नीति संशोधन कब किया गया? 1988। यहाँ पे समझिएगा कि भारत में 1952 की राष्ट्रीय वन नीति को 1988 में संशोधित किया गया। वह राष्ट्रीय वन नीति 1988 के तहत देश के 1/3 भूभाग को वनाच्छादन के अंतर्गत लाने का लक्ष्य रखा गया। वर्ष 2018 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा नई राष्ट्रीय वन नीति का मसौदा जारी किया गया दोस्तों। ठीक है, अगला है 80 नंबर सवाल आपके सामने है कि नेफा है, याद रखिएगा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेफा का फुल फॉर्म होता है। यहाँ पे समझिएगा कि NEFA नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी का संक्षिप्त नाम है। यह ब्रिटिश भारत में निफ्ट यानी कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक्ट के नाम से तथा तत्पश्चात स्वतंत्र भारत में उत्तरी पूर्वी भाग में एक राजनीतिक इकाई थी, जिसे वर्ष 2072 में अरुणाचल प्रदेश के संघ राज्य क्षेत्र के रूप में पूर्ण सीमांकित किया गया। वर्ष 1987 में अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 81 नंबर सवाल आपके सामने है दोस्तों। 81 नंबर है कि पशुओं की रेड सिंधी नस्ल निम्न में से किस से संबंधित है? याद रखिएगा, ये समझिए दोस्तों गाय से। ठीक है, घरेलू पशु जो है किससे संबंधित है? गाय से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका डिस्कशन देखेंगे। देखिए रेड सिंधी यानी कि लाल सिंधी गाय की एक विख्यात अधिक दूध देने वाली नस्ल है। यह भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका में प्रमुख रूप से दूध उत्पादन हेतु पाली जाती है। अगला दोस्तों 82 नंबर कि भारत का दक्षिणतम बिंदु है दोस्तों, याद रखिएगा इंदिरा पॉइंट क्या है दोस्तों? भारत का दक्षिणतम बिंदु है। इंदिरा कोल भारत का उत्तरी बिंदु है। याद रखिएगा दोस्तों भारत का पश्चिमी बिंदु क्या है दोस्तों? याद रखिएगा गौर माता जो गुजरात में स्थित है। भारत का पूर्वी बिंदु क्या है? किबिथु, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में है। अगला है दोस्तों 83 नंबर सवाल, यहाँ पे देखिएगा। देखिए भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप के दक्षिणी सिरे पर स्थित है। अगला दोस्तों 83 नंबर, यहाँ पे समझिएगा कि लोनावाला जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? ये स्थित है दोस्तों महाराष्ट्र में। ठीक है, लोनावाला जल विद्युत संयंत्र जो है ये महाराष्ट्र में स्थित है। लोनावाला जल विद्युत संयंत्र महाराष्ट्र राज्य में मुंबई के निकट पुणे जिले के वायलन में स्थित है, यानी कि लोनावाला में स्थित है। इसका संचालन टाटा पावर द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, अगला है दोस्तों 84 नंबर, यहाँ पे देखिएगा
84 नंबर सवाल आपके सामने है कि भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी? ये 1948 में किया गया था। याद रखिएगा 1948 में भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे समझिएगा कि भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना तत्कालीन वैज्ञानिक अनुसंधान विभाग के तहत वर्ष 1948 में की गई थी। वर्ष 1954 में इसे परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत लाया गया। अगला दोस्तों 85 नंबर कि नामदफा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। याद रखिएगा कि नामदफा बाघ अभ्यारण्य जो है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। देखिए नामदफा बाघ अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। यह पूर्वी हिमालय जैव विविधता हॉटस्पॉट का भाग है। अगला दोस्तों 86 नंबर सवाल आपके सामने है कि दक्षिणी भारत की सर्वोच्च चोटी है। दोस्तों याद रखिएगा अनाई मुड़ी। याद रखिएगा अनाई मुड़ी जो दोस्तों ये दक्षिणी भारत की सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, तो अनाई मुड़ी जो है ये अनाई मुड़ी या अन्नामुडी पहाड़ी दक्षिणी भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है तथा यह केरल के इडुक्की जिले में स्थित है। यह पहाड़ी पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला का भाग है दोस्तों। ठीक है, अगला दोस्तों आपका रीजनिंग का सवाल, ये आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, 87 नंबर है, हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों। अगला 88 नंबर क्या है दोस्तों, ये भी रीजनिंग का सवाल है, देख लीजिएगा। ठीक है, 89 नंबर दोस्तों ये मैथ है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अगला दोस्तों 90 नंबर सवाल है, ये भी आपका दोस्तों रीजनिंग का है। ठीक है, देखिए दोस्तों आपको यहाँ पे लगभग 91 नंबर भी वही है दोस्तों। ठीक है, 92 नंबर देखते हैं हम लोग क्या है। देखिए यहाँ पे 92 नंबर है कि किसी लिपि वर्ष के लिए निम्नलिखित महीनों में किसका कैलेंडर समान होगा? ये दोस्तों जनवरी और जुलाई का। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जनवरी और जुलाई का जो होता है ये समान होता है। देखिए लीप वर्ष में वे महीने जिनका कैलेंडर समान होगा निम्न है, जैसे कि जनवरी, अप्रैल, जुलाई, फरवरी, अगस्त, मार्च, नवंबर, सितंबर, दिसंबर। स्पष्टता विकल्प सी में दिए गए महीना का कैलेंडर समान होगा। ठीक है, चलिए देखिए 93 नंबर सवाल आपके सामने है कि पाचन तंत्र कौन सा अम्ल HCl स्रावित करता है? दोस्तों याद रखिएगा अमाशय। याद रखिएगा पाचन तंत्र का कौन सा भाग HCl स्रावित करता है? अमाशय। ठीक है, देखिए मानव शरीर के पाचन तंत्र में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का स्रावन गैस्ट्रिक एसिड यानी कि अमाशयी रस के रूप में अमाशय से होता है। एक वयस्क मानव शरीर में भोजन के पाचन हेतु प्रतिदिन लगभग 1.5 लीटर गैस्ट्रिक एसिड का स्रावन होता है दोस्तों। ठीक है, अगला दोस्तों आपका रीजनिंग का सवाल है, देख लीजिएगा। मैथ का था दोस्तों। अगला दोस्तों ये भी आपका मैथ है कि एक वृत्त की परिधि 880 मीटर है, वृत्त का व्यास क्या होगा? ठीक है, आप लोग बना लीजिएगा दोस्तों, इजी सवाल है। ठीक है, 96 नंबर भी दोस्तों मैथ का ही सवाल है। ठीक है, 97 नंबर भी दोस्तों मैथ का ही सवाल है, आप लोग देख लीजिएगा। देखिए दोस्तों 98 नंबर देखेंगे, 97 और 98 भी दोस्तों मैथ का ही सवाल है। अगला दोस्तों 99 नंबर भी मैथ का ही है। अगला दोस्तों 100 नंबर सवाल है। 100 नंबर जो है दोस्तों ये है कलोल विद्युत परियोजना कहाँ है? दोस्तों ये दोस्तों गुजरात में। ये आपको ध्यान रखना है कि कलोल विद्युत परियोजना है दोस्तों। ये जो आज का लास्ट सवाल है, कलोल विद्युत परियोजना ये गुजरात में स्थित है। तो कलोल विद्युत परियोजना गुजरात राज्य के गांधीनगर जिले में स्थित है। यहाँ इफोको का संयंत्र स्थापित है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।